लॉजिकल गेट्स नहीं आएगा, सर्किट डायग्राम्स नहीं आएंगे, सर्किट भी हटा दिया गया है, सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी रह गई है इस चैप्टर में, जिसको हम बहुत ही जल्दी फिनिश कर लेंगे और आप सभी को ये पता रहेगा कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और उसको समझना भी है। तो शुरू करते हैं बेटा। सेमीकंडक्टर्स, ये बड़ा ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को किसी भी वैक्यूम या गैस या सेमीकंडक्टर से, ठीक है। इसको क्लासिफाई किया गया है सॉलिड। तो सॉलिड में दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स अरेंज होते हैं रेगुलर ऑर्डर में और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ही हाई होते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? कॉमन सॉल्ट, डायमंड, शुगर, सिल्वर एटसेट्रा। उसके अलावा ये जो होते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है और ये एन आइसोट्रोपिक इन नेचर है। इसका मतलब क्या होता है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा अलग अलग होती है, अलग अलग डायरेक्शन में, और ये रियल सॉलिड कहलाते हैं। जबकि अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड की, तो ये इसमें एटम्स जो है वो डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है किसी भी एटम का, बहुत ही वीक होते हैं, इजीली ब्रेकेबल होते हैं। इनको ग्लासी सॉलिड्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पावर नहीं है बेटा, पाउडर एटसेट्रा, ये सब एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। करेक्शन कर लेना बेटा, पावर की जगह पाउडर लिख लेना सभी, ओके। इनका कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है एटम्स का और कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप भी नहीं होती है। इनका कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता है। और एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। आइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है? इनका फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कंडक्टिविटी ऑफ हीट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा, ये सभी एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसीलिए इनको हम रियल सॉलिड नहीं कह सकते हैं। अब अगर आगे बात करें मोनोक्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टलाइन, तो मोनोक्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है एटम्स का, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में हुआ करता था, और वैसे ही वो पूरे सॉलिड में फैला होता है, चाहे सॉलिड छोटा हो या बड़ा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। जबकि पॉलीक्रिस्टल बेटा ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें हर एक पीस सॉलिड का उसमें नंबर ऑफ मोनोक्रिस्टल डेवलप हो जाते हैं और उनके फेसेस आपस में ज्वाइंट होते हैं। पॉलीक्रिस्टल जो है सिरामिक का बना होता है और इस सिरामिक में क्या क्या चीजें होती हैं? लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड। इसको हम गैस लाइटर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं घरों में और टेलीफोन रिसीवर्स की तरह भी ये काम में आता है। अब बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की। कुछ ऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जब गर्म किया जाता है तो इसमें उसका नेचर फ्लूइडिटी टाइप का हो जाता है, लेकिन वो एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी अपनी रिटेन करता है, इसलिए इनको बोला जाता है लिक्विड क्रिस्टल। सुना ही होगा एलसीडी, घर में आता था पहले एलसीडी, आजकल चेंज हो गया है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्लैरिटी जो थी पिक्चर की बहुत अच्छी आती है। तो कुछ लिक्विड क्रिस्टल जैसे कि साइनोबाइफिनाइल चेंज कर सकता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और ऐसे एलसीडीज को यूज किया जाता है वॉचेस में और माइक्रो कैलकुलेटर्स में। अब बात करते हैं हम क्रिस्टल लैटिस का। क्रिस्टल जो है वो 3 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट है, जो कि हर पॉइंट सराउंडेड होता है हाइट बोरिंग पॉइंट से एक सेम तरीके से। ऐसे एरे ऑफ पॉइंट्स को कहा जाता है ब्रेवियाज लैटिस या स्पेस लैटिस। यूनिट सेल, ये आपने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा है, यूनिट सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, और वो जब रिपीट होगा तो हमें पूरे सॉलिड का शेप पता लग जाता है, जिसका डायमेंशन जो है वो क्रिस्टल लैटिस वाला ही स्ट्रक्चर देता है। अब बात करते हैं बेटा, अगर बीसीसी अरेंजमेंट की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का 8 होता है, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, एससी का एटॉमिक रेडियस a/2, बीसीसी का एटॉमिक रेडियस 3/4 और एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक का एटॉमिक रेडियस a/2√2। कैसे होता है ये भी एक प्रोसीजर होता है, आता था एक टाइम पे, बट अब आपको नहीं आएगा, तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। अदरवाइज ये सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाता था कि इनके रेडियस कैसे कैसे फाइंड किए जाते हैं। अब बात करते हैं सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अगर बचपन वाले आंसर लिखोगे बेटा कि कंडक्टर क्या होता है,
the substance या the material which allow the electric current to pass through it is called conductor। तो कोई भी टीचर आपको नंबर नहीं देगा। अब आपको इसका आंसर जो देना है वो एनर्जी बैंड के बेसिस पे देना है, इस चैप्टर के बेसिस पे, तो ही आपको नंबर मिलेंगे। या फिर अगर इंसुलेटर बोलते थे तो द मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, उसको बोला जाता था इंसुलेटर, कुचालक, जो कि अब ऐसे नहीं देना है। और सेमीकंडक्टर मतलब जिसका दोनों के इन बिटवीन प्रॉपर्टी होता था, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों जैसा होता था, उसको सेमीकंडक्टर बोला जाता था। पर अब वैसे नहीं देना है। अब इसमें जैसे आपको बता रहा है कि कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, एग्जाम्पल मेटल्स कंडक्टर है। तो इस तरह से जो इसमें लिखा गया है बेटा, इस तरह से आंसर बिल्कुल भी नहीं दोगे, गलत डेफिनेशन है। कई बुकों में, इवन सीबीएसई के स्टडी मटेरियल में भी ये गलत दिया हुआ है। तो इसलिए कई बच्चे लिख के आ जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने तो सही लिख के आए थे लेकिन हमें नंबर ही नहीं मिला। तो उसका रीजन है कि चैप्टर का नाम क्या है, सेमीकंडक्टर्स। तो मतलब एनर्जी बैंड के बेसिस पे आप आंसर दोगे तभी नंबर दिया जाएगा। अब इसको समझने के लिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, इंग्लिश में आप खुद कन्वर्ट कर सकते हो। इन तीनों की डेफिनेशन के लिए हमें दो बैंड की आवश्यकता होती है। एक हमें चाहिए वैलेंस बैंड, एक हमें चाहिए, वैलेंस बैंड को ही कई बुक्स में वीबी लिखा हुआ है और कंडक्शन बैंड को सीबी लिखा हुआ है। वीबी का मतलब होता है वैलेंस बैंड और सीबी का मतलब होता है कंडक्शन बैंड। ओके, अब इनके बीच में गैप के बारे में बात होती है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस बहुत ज्यादा है, स्पेस जो है बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। तो आप यहाँ पे कितनी भी एनर्जी डालोगे, एनर्जी जो डालते हैं वो किस यूनिट, उसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ एनर्जी डालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। तो फिर इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है इंसुलेटर में। लेकिन अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में ये दोनों बैंड जो है इनके बीच में गैप बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू इंसुलेटर। तो थोड़ा सा एनर्जी डालोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होके कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एकदम चिपके से होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में गैप नाम मात्र के लिए रह जाता है, बहुत कम। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इसमें से हल्की सी भी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके तुरंत कंडक्शन बैंड में से वैलेंस बैंड में पहुंच जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिक ये डिफरेंस है और इसी के बेसिस पे आंसर देना है आपको कंडक्टर्स का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर्स का। राइट, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो ये सबसे ऊपर वाला जो है वो क्या है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर, ये वाला सेमीकंडक्टर और ये वाला कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या सीखा बेटा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में स्पेस बहुत कम होता है। सेमीकंडक्टर में इससे थोड़ा ज्यादा होता है और इंसुलेटर में दोनों के बीच में स्पेस सबसे ज्यादा होता है। तो कितनी भी एनर्जी दे दो लेकिन इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल में कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड तक नहीं पहुंच पाता, और अगर वो पहुंच ही नहीं पाता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं हो पाएगा। इट्स वेरी सिंपल। ओके, चलें अब आगे चलें। एनर्जी बैंड जो मैंने आपको समझाया बेटा उसी को आप इसमें पढ़ लोगे, ठीक है। उसके बाद है फॉरबिडन बैंड। फॉरबिडन मतलब क्या होता है, वो बैंड जो कंप्लीटली खाली है, दोनों के बीच में जो स्पेस था बिल्कुल खाली था। तो आराम से इस कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड तक, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जगह जो स्पेस खाली होती है, थोड़ा सा एनर्जी डालोगे तो थोड़ा सा एनर्जी डालने पे नहीं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और वो जंप करना शुरू कर देते हैं हायर एनर्जी लेवल पे। तो ये बैंड जो होता है इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉरबिडन वाले में एम्प्टी स्पेस होता है और मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है ताकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ,
उसी को कहा जाता है बैंड गैप या फॉरबिडन बैंड। ओके, यानी उन दोनों ही वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप था उस गैप को कहा जाता है या उस स्पेस को कहते हैं फॉरबिडन गैप। उसके बाद बात करते हैं थर्मो आयनिक एमिशन की। थर्मो आयनिक एमिशन जो है ये तब होता है जब मेटल को हम गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे। अगर मेटल को हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल में है वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है और वो काइनेटिक एनर्जी उतना सफिशिएंट होता है ताकि वो सरफेस ऑफ मेटल से बाहर की तरफ निकल जाए। ठीक है, देखा ही होगा अगर आप आयरन की रॉड एक तरफ से पकड़ोगे और वो ठंडा है और अगर कहीं कुछ गर्मी होगी वहां पे गर्म कर रहे हो, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जहां से आपने पकड़ा है वो पोर्शन भी गर्म हो जाता है और आपको वो रॉड छोड़नी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं ऑल्टर एंड से कोल्डर एंड की तरफ। उसके बाद है बेटा थर्मो आयोनिक डायोड, ये आएगा नहीं, आपको हटा दिया गया है। अब सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर में दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाम से ही पता लग रहा है, इन मतलब कुछ अंदर जाता होगा, एक्स यानी कुछ बाहर जाता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर स्टेट है, अपने प्योर स्टेट में होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक जो है, इंट्रिंसिक मतलब कुछ भी ऐड नहीं किया गया, उसका खुद की प्रॉपर्टी वाला सेमीकंडक्टर, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कुछ डाला गया है उसके अंदर और वो डालने के बेसिस पे या तो वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है या फिर वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। याद रखो कि आखिर अगर कोई पूछ ले कि एन टाइप और पी टाइप में क्या डिफरेंस है, तो अगर करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से तो मतलब एन टाइप है, और अगर करंट फ्लो हो रहा है होल की वजह से तो वो पी टाइप है। तो करंट फ्लो होने का कारण बचपन से पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो ही उसे करंट कहा जाएगा। अगर होल्स का फ्लो हो रहा है ज्यादा तो उससे भी करंट फ्लो होगा, लेकिन उसका सेमीकंडक्टर कौन सा कहलाएगा, पी टाइप। अब वो डिपेंड करता है कि हम इंप्योरिटी कौन सा ऐड कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में। या तो हम ट्राइवेलेंट यानी जिसकी वैलेंसी +3 होती है वो ऐड करेंगे, या पेंटावेलेंट जिसकी वैलेंसी +5 होती है वो ऐड करेंगे। तो अगर मैं बात करूं एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो कि एग्जाम में आएगा, तो एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर, इसमें डोपिंग क्या होता है, कुछ ऐड करना। ठीक है, तो डोप किया जाता है इसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से। तो एन टाइप अगर बनाना है तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालना पड़ेगा, जैसे आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मुथ। सिंबल है ये आर्सेनिक का AS, एंटीमोनी का SB और बिस्मुथ का Br। ये सब जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स वर्क करते हैं एज ए चार्ज कैरियर। तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर बनाना है तो उस सेमीकंडक्टर में क्या ऐड किया जाएगा, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, यानी जिसकी वैलेंसी +3 होती है, जैसे एल्युमिनियम Al का +3 होता है, बोरॉन इसका भी +3 होता है। तो ऐसे इंप्योरिटीज ऐड किया जाएगा जिसमें पॉजिटिवली चार्ज होल्स की वजह से करंट फ्लो होता है, और होल्स जो है वो चार्ज कैरियर है। तो करंट जो फ्लो होगा किनके कारण होगा, होल्स के कारण करंट फ्लो होगा। ऐसे सेमीकंडक्टर में हर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, इसलिए उसको एक्सेप्टर एटम भी कहा जाता है। ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ होल से। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ज्यादा होगा, नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन से। तो इसलिए होल ज्यादा है तो वही फ्लो होगा, तो उसके कारण ही करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, याद रखना है इसको। उसके बाद है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप के बीच में रखा जाता है। मतलब एक पी टाइप एन टाइप। इसको ध्यान से समझो, ये है क्या, कैसे पता लगेगा ये पी टाइप है या पीएन जंक्शन डायोड है। अगर ध्यान से देखोगे इस सर्किट को, ठीक है, तो पी वाला साइड मतलब यहाँ होल्स है और ये एन टाइप मतलब यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को मिला के एक डायोड तैयार किया गया है और इसके बीच में कुछ गैप भी है। इस गैप को कहा जाता है डिप्लीशन लेयर।
डिप्लीशन लेयर होता है, जहाँ पे स्टार्टिंग में तो कोई भी ना ही इलेक्ट्रॉन होता है ना ही होल होता है, लेकिन जैसे ही इस पी टाइप को प्लस वाले साइड से अटैच कर दोगे और नेगेटिव वाले साइड से इस एन को अटैच कर दोगे, तो इससे होगा क्या, ये माइनस है, ये अंदर इलेक्ट्रॉन है, अगर माइनस वाला जाएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, रेपेल करेगा इलेक्ट्रॉन, धक्का देगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन को आगे पुश करेगा, वो या तो यहाँ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ P वाला अगर लेफ्ट हैंड साइड से P में जाएगा तो प्लस वाला अगर प्लस की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, तो प्लस वाले को धक्का देगा, और फिर प्लस वाले को धक्का देगा तो प्लस वाला यहाँ से इधर मूव करने का कोशिश करेगा। तो वही डिपेंड करता है, अगर मैं डोपिंग करूंगा, अगर मुझे P टाइप बनाना है तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ज्यादा डाल दूंगा, अगर मुझे N टाइप बनाना है तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दूंगा, और अगर मुझे P टाइप बनाना है तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दूंगा। वो मेरे हाथ पे डिपेंड करता है कि मैं होल्स बढ़ाना चाह रहा हूँ अपने सेमीकंडक्टर्स में या इलेक्ट्रॉन्स एज ए चार्ज कैरियर बढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड एक रीजन बीच में क्रिएट हुआ था जिसको क्या कहा था, डिप्लेशन लेयर, है ना, वहां कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, ये रीजन को डिप्लेशन लेयर कहा जाता है, और इसकी विड्थ या चौड़ाई होती है 10 to the power 6 मीटर। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भूलना नहीं। ठीक है, कोई भी पूछे उस बीच में डिप्लेशन लेयर की विड्थ या चौड़ाई कितनी है, तो 10 to the power 6 मीटर। पोटेंशियल बैरियर मतलब अपने आप तो जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उस डिप्लेशन लेयर का, उसी को कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर। तो बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम का कितना है, 0.3 वोल्ट है, सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट है। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या होता है? फॉरवर्ड बायसिंग मतलब करंट का आगे की तरफ जाना, रिवर्स बायसिंग यानी पीछे की तरफ आना। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, इस बायसिंग में पी साइड जो होता है वो कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, जो कि अभी बताया था, पी वाला अगर अटैच होगा पी वाले से तरफ से, और एन साइड वाला किससे अटैच था, नेगेटिव टर्मिनल, तो फिर करंट आगे की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, करंट आगे की तरफ फ्लो होगा तो इस बायसिंग में फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है ड्यू टू द मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर। विड्थ जो होती है डिप्लेशन लेयर की वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जब चार्ज, मान लो चार्ज अगर लेफ्ट से राइट जाना शुरू होगा, तो ये मान लो पहले गैप इतना था, अब ये धक्का यहाँ से प्लस आया, प्लस वाले ने इसको धक्का दिया, तो ये प्लस वाला इधर आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये वाला जो गैप इतने का गैप था, अब ये गैप कम हो जाएगा, अब इतने का ही गैप बचेगा, इतने का ही गैप बचेगा, तो एनर्जी का गैप जो हो जाता है पुश करने की वजह से कम हो जाता है। ठीक है, और फिर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ओके, फॉरवर्ड बायसिंग। और उसके बाद अगर पी साइड को उल्टा, यानी पी साइड जो है ऊपर जहां होल्स था उसको कनेक्ट कर दें अगर हम नेगेटिव से, और एन साइड को हम अटैच कर दें पॉजिटिव टर्मिनल से, तो बायसिंग जो है वो उल्टे डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा और विड्थ जो है वो डिप्लेशन लेयर का इंक्रीज हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिगर से समझो इस चीज को। देखो सेम है, अगर मैंने पी टाइप वाला इस साइड वाला नेगेटिव से अटैच कर दिया, छोटा वाला साइड होता है नेगेटिव सेल का, और यहां जहां होल्स था इसको पॉजिटिव से कर दिया, सॉरी ये पॉजिटिव है, जहां इलेक्ट्रॉन है ना माइनस, तो ये पॉजिटिव से कर दिया, तो ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाला जो साइड ये है ये इधर आ जाएगा, और ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव वाला इधर आएगा, तो ये पॉजिटिव यहाँ से घट जाएगा। अब ये दोनों के बीच का जो गैप है, गैप क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, है ना, तो यानी डिप्लेशन लेयर वाला जो गैप है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, जब ऑपोजिट चार्ज वाला अटैच करते हैं नीचे, यानी होल्स में नेगेटिव टर्मिनल और चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल चलकर, तब ऐसा होता है। ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आ जाता है बेटा। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड जो है उसको यूज करते हैं हम एज ए रेक्टिफायर। एक बार पता करना पड़ेगा कि रेक्टिफायर सिलेबस में है या नहीं है, नहीं तो पहले के टाइम पे दो तरह के रेक्टिफायर आते थे एग्जाम में,
उसका सर्किट, एक आता था हाफ, और इस पे प्रोजेक्ट भी बच्चे बनाते थे, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें एक ही डायोड यूज होता था, एक डायोड, और एक होता था फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर इसमें 2 डायोड यूज होता था सर्किट बनाने के लिए। सर्किट है नहीं इसलिए मैं नहीं बता रहा, नहीं तो सर्किट हटा दिया सिलेबस से, लेकिन फिर भी ये रेक्टिफायर वाला जरूर एक बार पता कर लेना अपने टीचर से कि ये सिलेबस में है या नहीं है। ओके, क्योंकि पूरे सर्किट्स में से सारा, जहां तक मुझे आइडिया है, सारे रेक्टिफायर्स हटा दिए गए हैं, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव इन दोनों से एक है। तो वो सर्किट, एक सर्किट बता दूंगा क्योंकि जो डिलीटेड क्वेश्चन है उसमें से सर्किट डायग्राम हटा दिए गए हैं। ओके, पीएन जंक्शन डायोड इस तरह से बनाते हैं। ये डायोड का सिंबल है, जैसे सेल का होता है, बल्ब का होता है, वैसे डायोड का ये सिंबल है। इस सिंबल बनाना आना चाहिए। जिस तरफ वैसे डंडा लगा देते हैं उस तरफ एन टाइप, और जिस तरफ डंडा नहीं लगाते उस तरफ पी टाइप। ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्टेज जो है इस जंक्शन डायोड से बिना ब्रेक के जा सकता है, उसी को बोला जाता है जीनर वोल्टेज। और ये भी जो है आपके सिलेबस से हटा दिया जा चुका है, किसी टाइम पे आ जाता था। ठीक है, तो चाहे तो इसको पढ़ना, चाहे तो नहीं पढ़ना। ओके, और उसी चीज का ग्राफ जो था, ये ग्राफ है जीनर, लेकिन अब अगर जीनर डायोड नहीं आ रहा तो उसका ग्राफ का भी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है।